हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इमेवेट एकेडमी। स्क्रीन पर तुम्हें एक कैलोरीमीटर चैप्टर से क्वेश्चन दिख रहा है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पता है ये कहाँ से मैंने लिया है? ये तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स का। अभी तुम्हें स्पेसिमेन पेपर अपने दिख रहा होगा। ये तुम्हारे ही एग्जाम का स्पेसिमेन पेपर है, आईसीएसई। देखो 2023 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स। तो इसमें तो ऑलरेडी मैंने दो न्यूमेरिकल्स जो कैलोरीमेट्री से थे वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। in today's lecture, I will be discussing this graph-based question from this specimen paper. इसको डिस्कस करेंगे साथ साथ इस तरह के और हम दो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ भी पूछे तुम्हें, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। मुझे उम्मीद है कि पिछले जो लेक्चर्स हमने कैलोरीमीटर पर हमने किया है, यू हैव वॉच देम सिंसियरली बिकॉज वी हैव डन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स on calorimetry in the previous lectures. In today's lecture, we will not only discuss graph-based questions, but also we will discuss give reason, मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे। साथ ही साथ कैलोरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कैलोरीमीटर, उस पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको हम करेंगे। तो हमारा कैलोरीमीटर चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि कैलोरीमीटर जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर 13 से, इस सीरीज के लेक्चर 13 से हमने कैलोरीमीटर टॉपिक को स्टार्ट किया था। अगर सिर्फ कैलोरीमेट्री तुमको पढ़ना है, यू कैन वॉच फ्रॉम लेक्चर 13। इसके साथ साथ हमने और भी डिफरेंट चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 फोर्स, चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 3 मशीन्स एंड द लास्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, वो भी हमने रिविजन बूस्टर सीरीज में कवर अप कर लिया है। तुम्हें देखना पड़ेगा। देयर इज अ लिंक गिवन इन द प्लेलिस्ट, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट। तो आज मेरा गला बैठा हुआ है, तुम्हें फील हो रहा है कि आज मेरा आवाज बहुत ही अलग तरीके का आ रहा है, बिकॉज आई वाज नॉट वेल फॉर द लास्ट फ्यू डेज, इसलिए वीडियोस भी नहीं डाल पाया था कल या परसों। ठीक है, मैं आई वाज इन बेड कंप्लीटली, मैं मतलब बहुत ही वीक था। आज मेरा बुखार नहीं है, आई एम ओके, बट माई वॉइस इज वेरी हैवी, इट इज, आई हैव अ सोर थ्रोट एंड अ पेन इन माई थ्रोट। बट नो वरीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अगर मन में जज्बा है तो हम बिल्कुल काम को कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलो पूरे जोश के साथ, मैं तो पूरे जोश के साथ रेडी हूँ। गला मेरा आवाज फटा हुआ है, तुम लोग थोड़ा सा इसको बेयर कर लेना कि हाँ सर का आवाज आज फटा हुआ है, लेकिन सर का जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल हाई लेवल पर है। ठीक है, तो लाइक बटन थोड़ा प्रेस कर देना। तुम्हें अगर अच्छा लगता है वीडियो, नहीं तो डिसलाइक भी कर देना। वो भी जो तुम्हें अच्छा लगता है करना। सही लगता है तो लाइक करना, बुरा लगता है डिसलाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन द व्हाइट बोर्ड, वहीं वहीं पे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड में, तुम्हें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड चिल्ड्रन। हम्म। तो व्हाइट बोर्ड में देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे आज। इस क्वेश्चन से पहले हम ग्राफ बेस्ड इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। दिस इज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्या यहाँ पर है कि इस तरह से एक साइड टेम्परेचर है, एक साइड टाइम प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी भी सब्सटेंस का कूलिंग या हीटिंग ग्राफ होता है। क्या होता है चिल्ड्रन? किसी भी सब्सटेंस का कूलिंग ग्राफ या हीटिंग ग्राफ होता है। टॉपिक शुरू में तुम्हें हार्ड लग सकता है, लेकिन है बहुत इजी। तुम अगर ध्यान से सुनोगे, इट इज सुपर इजी टॉपिक, और तुम्हें फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे ग्राफ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से। फुल मार्क्स, मेरा मेरा गारंटी है। मेरा गारंटी, अगर तुम सिंसियरली वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप किए तो। देखो, ये ग्राफ क्या प्लॉट करता है? टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन अभी तुम्हें दिख रहा है, ये स्पेसिमेन पेपर का है। यहां पर भी देखो टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ ही क्वेश्चन है। तो ग्राफ पूछेगा, टेम्परेचर टाइम ग्राफ से ही ज्यादातर समय क्वेश्चन पूछता है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो तुम्हें सिलेबस में है। ठीक है, तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है, पहले वो चीज हम समझते हैं। हमें ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ, अ पीस ऑफ आइस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट। एक आइस का टुकड़ा है, उसको हम कांस्टेंट रेट में हीट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा हीट दे दिया कभी कम हीट दे दिया, नहीं, सेम स्पीड से उसको हम, सेम अमाउंट ऑफ हीट उसको कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट रेट। तो आइस क्या होगा? मेल्ट करेगा, है ना। अच्छा,
आइस का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो ग्राफ में इंडिकेट किया गया है इस केस में -10 डिग्री सेल्सियस। देखो, आइस -10 डिग्री सेल्सियस में एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तुम बोलोगे सर आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था, अगर आइस का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो तुम 0 डिग्री सेल्सियस ही लोगे, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आइस एग्जिस्ट नहीं करता है। वो -3 डिग्री सेल्सियस में भी वो आइस रह सकता है। -10 डिग्री सेल्सियस में भी वो आइस है, उसको ठंडा करेगा, नीचे आइस ही रहेगा। जीरो के नीचे भी इट इज अ सॉलिड आइस। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आइस का जो टेम्परेचर है वो देखो -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यही चीज कहां से स्टार्ट हो रहा है वो हमें देखना है, हमें कहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, फ्रॉम पॉइंट, मतलब फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ सी पर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, डी पर भी 100 है, तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ा क्योंकि हमने इसको हीट किया। जब भी कोई बॉडी को हीट करते हैं ग्राफ राइजिंग ग्राफ होता है, नीचे से ऊपर। लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो देखो ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे। देखो इधर ग्राफ 150 से नीचे चढ़, नीचे गिरा है, इट्स अ फॉलिंग ग्राफ। क्यों ये नीचे से नहीं चढ़ा, यहां से नहीं ऊपर गया? क्योंकि यहाँ पर ये कूलिंग कर्व है। इसको, बॉडी को, कोई भी सब्सटेंस है, हमें नहीं पता क्या सब्सटेंस है, लेकिन जो भी सब्सटेंस है उसको हमने कूल किया। तो कूलिंग ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे होता है। और किसी भी बॉडी को जब हम हीट करते हैं, हीटिंग ग्राफ, दिस इज अ हीटिंग कर्व, उसको ऊपर जाता है। कोई सिंपल चीज है, एकदम समझ में आ रहा है, इजी चीज है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? तो यहां देखो स्टार्टिंग पॉइंट देखना है हमें ग्राफ का। इस केस में -10 यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर। नेक्स्ट वाले ग्राफ को देखो, बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी ऊपर जा रहा है ग्राफ, मींस हीटिंग कर्व है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है a substance initially in solid state at 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड। इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, पहले तुम ऊपर ऊपर से समझते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कूलिंग कर्व है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 150 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? तो हाउ डू वी सी द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस गिवन इन द क्वेश्चन, वो समझ में आ गया। तो तुमसे पूछे कि इस आइस का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, तुम तुरंत बोलोगे -10 डिग्री सेल्सियस, जीरो नहीं है। ठीक है, अब आइस जो है, अब देखो क्या हो रहा है, ये आइस जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, वो क्या किया गया है, इज हीटेड। उसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने से सबसे पहले वो मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तुम जानते हो आइस का नॉर्मल प्रेशर में, एसटी नॉर्मल प्रेशर में, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर में आइस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अभी भी वो सॉलिड में ही रहेगा। तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया है कि या तो टेम्परेचर चेंज होगा बॉडी का, या फिर स्टेट चेंज होगा, दोनों एक साथ चेंज नहीं होगा। तो फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस इट विल चेंज टू 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुआ। आइस था, अभी भी आइस ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूं, अब ये आइस मेल्ट होगा। मेल्ट होके सबसे पहला स्टेट क्या, कि वाटर में चेंज होगा, स्टेट चेंज हुआ, लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर पिछले वीडियोस को देखे हो तो इस चीज को हमने कई बार लिखा है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये वाटर को मैं कंटिन्यूसली हीट कर रहा हूँ ना, फिर ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो भी टेम्परेचर आगे है ग्राफ में दिया हुआ है वहां पे उसको हम लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। देखो यहाँ धीरे धीरे वाटर को हीट किया गया, 20 30 40 50 करते करते मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड फॉर द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये इतना गर्म किया कि धीरे धीरे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बन गया। यहाँ देखो ये ग्राफ ऊपर चढ़ा, मतलब कि किसी पॉइंट पे 10 डिग्री सेल्सियस था, किसी पॉइंट पे 20 था, किसी पॉइंट पे 30 डिग्री सेल्सियस था, करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 100 के ऊपर ग्राफ नहीं गया। 110 डिग्री सेल्सियस देखो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो बॉयल करने लगता है, और फिर वो स्टीम या वाटर वेपर जिसको बोलते हैं, स्टीम भाप, उसमें चेंज हो जाएगा, और वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में होगा। उसके ऊपर क्या होगा फिर यहाँ शो नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमें यहां तक पता है। अब देखो इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट किया गया है, इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट किया गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो
आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो कि वहां कहां पे शो किया गया है, इस चीज को कहां पे शो किया गया है, जो मैंने अभी रेड में बॉक्स किया है। द आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। तो देखो -10 डिग्री सेल्सियस से अभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जीरो को पॉइंट कर रहा है। तो फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए इट इज शोइंग विच चेंज, दिस चेंज इज बीइंग शोन। इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ना सेपरेट कलर्स यूज कर रहा हूँ तुम्हें। तो रेड बॉक्स को मैं दिखाने के लिए यहाँ पे इसको रेड कलर से हाईलाइट किया। तो देखो ग्राफ में जिस रीजन को मैंने रेड से हाईलाइट किया, this is the same region which indicates this change from -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अब हम ब्लू बॉक्स से इस चेंज को दिखाएंगे। आइस विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर जीरो, अभी भी जीरो, स्टेट चेंज हुआ। और लेकिन हमने कुछ हीट तो दिया, ये आइस को वाटर में मेल्ट होने के लिए टाइम जरूर लगेगा, तो कुछ टाइम तो बीता। तो देखो ये टाइम एक्सिस में हमने क्या देखा कि यहाँ इस पॉइंट ए पर भी इसके टेम्परेचर 0 डिग्री, पॉइंट बी पर भी जब टाइम थोड़ा बढ़ा, मान लो कि यहाँ पे 2 सेकेंड था और इधर 6 सेकेंड्स हो गया, रैंडमली मैंने कुछ भी टाइम लिया है, तो टाइम तो बढ़ा है ना, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड से कुछ भी टाइम हो सकता है। तो वो जो इतना जो टाइम गैप है, इस दौरान टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि जब 2 सेकेंड टाइम में देखो टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, और 6 सेकेंड वाला टाइम में भी देखो टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ इस दौरान। लेकिन टाइम तो बीता, हीट भी दिया हमने, तो वो हीट कहाँ यूटिलाइज हुआ, इस आइस को वाटर में चेंज करने के लिए, तो स्टेट चेंज हुआ। तो ये जो ब्लू ब्लू रीजन है ना ग्राफ में, देखो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज इंडिकेटिंग दिस ब्लू बॉक्स, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ग्राफ में, देखना उस जगह को इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से इंडिकेट किया गया है। अगर कभी भी ग्राफ में ऐसा लाइन है, मतलब कि और जो हॉरिजॉन्टल विद द टाइम एक्सिस नहीं है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं, ये टेम्परेचर चेंज को बताता है, टेम्परेचर चेंज, जो कि हमारे इस ग्राफ में देखो रेड से शो किया गया है। ये रेड लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस तरह से ये स्लैंटिंग लाइन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो वो टेम्परेचर चेंज को बताता है, स्टेट चेंज वहां नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा -10 से जब जीरो हुआ उस टेम्परेचर को दिखाया। लेकिन कभी भी अगर वो कोई लाइन हो जो हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो ग्राफ में, यानी वो कांस्टेंट टेम्परेचर को दिखा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, मतलब कि स्टेट चेंज को इंडिकेट कर रहा है, तो कोई ना कोई स्टेट चेंज वहां जरूर हुआ है। तो जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होता है वहां पर स्टेट चेंज होता है, वहां से स्टेट चेंज रादर स्टार्ट होता है, स्टेट चेंज वहां से स्टार्ट होता है, और यहां तक बी तक वो स्टेट चेंज होता रहा, मतलब कि पूरा आइस वाटर तक मेल्ट होने में ए से बी लगा। तो ए से बी किस रीजन को इंडिकेट करता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस रीजन को आइस से वाटर यानी मेल्टिंग ऑफ आइस को इंडिकेट कर रहा है। इफ समबडी आस्क व्हाट इज द पार्ट ए बी रिप्रेजेंटिंग, तुम बोलोगे मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहाँ पूछा भी है, पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट ए बी। सिंपली लिखना है ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आइस मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करने का मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा टाइम एक्सिस के साथ, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेम रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा ना, सिंपल है। अब देखो बी से सी, ये लाइन फिर हॉरिजॉन्टल नहीं है, यानी यहां पर स्टेट चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। और दिख रहा है बी में टेम्परेचर 0 डिग्री था और सी में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी यहाँ चेंज नहीं हुआ। ये इस रीजन को दर्शा रहा है। वाटर, देखो मैं जो ग्रीन बॉक्स किया, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम इस ग्रीन लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं। देखो मैंने इसको ग्रीन कर दिया, थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया, ठीक है। तो बीसी इंडिकेट कर रहा है क्या, जस्ट हीटिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम एंड चेंजिंग इट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर सीडी को देखो बच्चे, सीडी को देखो, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सीडी का मतलब ही है कि फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर में कुछ स्टेट चेंज हो रहा है। तो देखो ब्लैक बॉक्स मैंने किया, उसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिक्विड विल चेंज टू गैस। और वो भी देखो 100 डिग्री, यहां पर भी 100 डिग्री, सेम टेम्परेचर। तो सी पर क्या हुआ, वो वाटर बॉयल करना स्टार्ट किया एंड डी तक
इतना जो टाइम लगा सी से डी, ये जो टाइम इंटरवल है, इस दौरान क्या चेंज हो रहा है चिल्ड्रन? क्या हो रहा है? बॉइलिंग हो रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो रहा है। इसको वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। और वो चीज पूछा भी है, व्हाट डज पार्ट सी डी रिप्रेजेंट? ये सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें सी डी पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपराइजेशन ऑफ water. And the last question they're asking, what conclusion do you draw regarding the nature of ice from the graph? तो आइस के बारे में हम क्या इस ग्राफ से जान पा रहे हैं इस केस में? आइस के बारे में तो यही है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था। उसने पहले हीट एब्जॉर्ब किया, अपना टेम्परेचर को इंक्रीज किया 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद वो मेल्ट करना स्टार्ट किया 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना। तो यही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं सिर्फ आइस के बारे में, यही पूछा है। तो चलो, हमने जो अभी डिस्कस किया, मुझे पूरा उम्मीद है तुम लोग समझ गए हो। अब बस इसको यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपर मैनर में, आंसर बोर्ड्स में आएगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर नंबर 1, व्हाट डज ए बी रिप्रेजेंट, ये पूछा है, लिखेंगे द पार्ट, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द आंसर। द पार्ट ए बी represents melting of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। टू क्या पूछा है, व्हाट डज द पार्ट सी डी रिप्रेजेंट? सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन? मैंने अभी भी बताया, वेपराइजेशन ऑफ वाटर या बॉइलिंग ऑफ वाटर बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। द पार्ट सी डी रिप्रेजेंट्स वेपराइजेशन, ब्रैकेट में बॉइलिंग लिख दो, बॉइलिंग ऑफ वाटर। What conclusion do you draw regarding the nature of ice from the graph? The ice initially is in solid state, obviously ice solid में होगा, is in solid state at -10 डिग्री सेल्सियस, है ना? ऑन हीटिंग, उसको जब हमने गर्म किया, क्या हो गया उसको? इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना? कहां तक इंक्रीज किया? फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? -10 से 0 हुआ आइस का टेम्परेचर। उसके बाद क्या किया? इट देन टेक्स, फिर उसने हीट लिया, it then takes some heat energy, at 0 डिग्री सेल्सियस टू मेल्ट, पिघलने में कुछ हीट लिया, टू मेल्ट into and change to water at 0 डिग्री सेल्सियस, to melt and change to water at 0 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही हमें लिखना है, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ नेचर ऑफ आइस का पूछा है। तो हमने आइस मेल्ट हुआ, वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस, वहां तक हमने लिखा है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं उसके आगे। मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्राफ बेस्ड है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो कैसे है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। इजी है ना? आर यू फाइंडिंग देम हार्ड? बिल्कुल इजी, कंसेप्ट समझ गए हो, बहुत इजी है। तो मैंने एक चीज बताया था ना, ग्राफ कभी भी हॉरिजॉन्टल हो टाइम एक्सिस के साथ, तो वहां पे कांस्टेंट वो ये टेम्परेचर को दर्शाता है, यानी स्टेट चेंज को दर्शाता है। इस केस में क्या है ना, ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था वो टेम्परेचर टाइम ग्राफ था, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, टेम्परेचर हीट ग्राफ है। लेकिन घबराना नहीं है, या अब तुम्हारे स्पेसिफिक पेपर में टेम्परेचर टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा टेम्परेचर टाइम ग्राफ दे, मोस्ट ऑफ द टाइम देते हैं टेम्परेचर हीट ग्राफ भी दिया हुआ रह सकता है। ये तुम्हारे कंसाइज फिजिक्स का क्वेश्चन है, टेम्परेचर हीट। टेम्परेचर हीट ग्राफ के लिए भी ये बात वैलिड है कि जब भी वो लाइन हीट एक्सिस के साथ पैरेलल है, यानी हॉरिजॉन्टल है, चाहे यहां पर हीट हो एक्स एक्सिस में या टाइम हो हीट एक्स एक्सिस में, अगर हमारा ग्राफ पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब ही है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर को दर्शा रहा है। पॉइंट बी पर भी 80 डिग्री सेल्सियस है, पॉइंट सी पर भी 80 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमने हीट तो दिया, यहाँ पर कुछ हीट है, और फिर हमने इंक्रीज किया हीट, मतलब टाइम के साथ साथ हीट बढ़ा। तो इधर बता रहा है ये ग्राफ कि कितना हीट हम ग्रेजुअली दे रहे हैं बॉडी में, और उसके साथ साथ उसका कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है बॉडी का।
ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब है कि बॉडी में स्टेट चेंज हो रहा है, दिस पोर्शन इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग स्टेट चेंज, एंड दिस पार्ट इज चेंजिंग टेम्परेचर चेंज, यानी वहां पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ए बी एंड सी डी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। बीसी में सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो चाहे टेम्परेचर टाइम ग्राफ, टेम्परेचर हीट ग्राफ हो, बहुत सिंपल है। चलो आगे अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तो हमें ये वैल्यू समझना है कि यहाँ जो 1000 जूल लिखा हुआ है ना, ये इस पॉइंट को बता रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट इस लाइन है, ये 1000 जूल है और ये 2000 जूल है। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या, कौन से वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, उसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राफ का वैल्यूज हमें सबसे पहले समझना है, तभी हम ग्राफ को कर पाएंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले तो ये अगर 1000 है, इसका मतलब हर एक डिवीजन 200 जूल्स का है, बिकॉज दिस इज 200, 300, 400, 5, आई मीन 200 200 का है। तो 200, 400, 600, 800 एंड देन 1000। अभी ना 1000 होगा, उसके बाद फिर से ये क्या हो गया, 1200, ये 1200 है, ये 1400 है, ये 1600 है। ठीक है, तो हम यहाँ 1600 लिख लेते हैं। Are you getting my point? दिस इज 1600 जूल्स। उसके बाद ये 1800 है, मतलब 200 200 बढ़ रहा है, और ये फिर 2000 जूल है। क्लियर है? तो ये 1600 हमने लिख दिया, और ये क्या हो गया, ये 800 जूल है। इतना क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो सबको पता है ना, ग्राफ को कैसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ को देखते हैं। ये दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं था, ये हमें करना पड़ा। क्वेश्चन को अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है चिल्ड्रन, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। A substance initially in solid state at 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सॉलिड में है, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इज हीटेड। ठीक है, हीट किया, अच्छी बात है, हीट करना चाहिए कुछ कभी कभी। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज शोन इन फिगर 11.7। ये नंबर फिगर का बुक के साथ है, तुम्हें फिगर नंबर से कोई मतलब नहीं है। इज शोन इन फिगर बिलो, देखो। तो इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मतलब सी का वैल्यू। सी डिनोट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अच्छी बात है। यूज द ग्राफ, इस ग्राफ का यूज कीजिए टू फाइंड द मास ऑफ द सब्सटेंस, हमें मास निकालना है ग्राफ का। अगर ध्यान से देखो तो हम मास निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जिसमें सी भी दिया हुआ है, सी का यूज करेंगे। कोई ऐसा इक्वेशन सोचो तो जिसमें सी है, मास भी है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर भी है, क्योंकि हम ग्राफ से 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस बना, तो हमें डेल्टा टी भी दिख रहा है। कोई ऐसा टेम्परेचर है तुम्हारे पास, कोई ऐसा इक्वेशन है तुम्हारे पास, सॉरी टेम्परेचर बोल दिया, कोई ऐसा इक्वेशन है तुम्हारे पास? तुम बोलोगे सर दो इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन है Q इज इक्वल टू ml, एक इक्वेशन है Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। तुम जानते हो ml का यूज हम कब करते हैं, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, यानी स्टेट चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर आई मीन स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तब हम Q इक्वल्स टू एम एल का यूज करते हैं, है ना। स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा, लेकिन स्टेट चेंज होता है, तब हम एम एल का यूज करते हैं। इसका मतलब ही है, इस इक्वेशन को हम यूज कहाँ करेंगे चिल्ड्रन, बीसी रीजन में। इस बीसी रीजन में, क्योंकि बीसी रीजन में ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी स्टेट चेंज नहीं हुआ है। हॉरिजॉन्टल रीजन जब जो भी ग्राफ का है ना, ग्राफ के हॉरिजॉन्टल रीजन में, मैंने बताया ना अभी अभी कि वो डिनोट करता है कांस्टेंट टेम्परेचर को। बी पर भी 80 डिग्री सेल्सियस, सी पर भी 80 डिग्री सेल्सियस, यानी इस रीजन में हम एम एल का यूज करेंगे, लेकिन सी डी के रीजन में हम सी एम डेल्टा टी का यूज करेंगे, क्योंकि वहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो सी एम डेल्टा टी का यूज हम करेंगे कहां पर, जहां पे चेंज हो रहा है इन टेम्परेचर, लेकिन स्टेट में नो चेंज, स्टेट में नो चेंज। ये तब जानते हो, पिछले वीडियोस में मैंने बहुत ही एलैबोरेटली Q इक्वल्स टू एम एल, Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी कहाँ यूज करना है, मैंने डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा किया है, न्यूमेरिकल्स भी काफी सारा किया है, और बहुत एम्फोसिस देकर बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों को वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो यहां पर भी हम सीएम डेल्टा टी का यूज करेंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो दो फॉर्मूलाज है जिसमें हम मास है, तुम कौन सा यूज करोगे इस मास को निकालने के लिए? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता है? हमें सी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है। तो यहाँ पर लेकिन हमें एल का वैल्यू नहीं पता है। तो क्या हम क्यू इक्वल्स टू एम एल का यूज करना मेरे लिए पॉसिबल है? क्योंकि हम एल का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हम कैसे एम एम का भी नहीं पता, तो हम दो अननोन वैल्यूज रहेगा इक्वेशन में, तो हम एम एल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें C का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास हमें निकालना है। Q मतलब हीट, वो हीट हमें ग्राफ से पता चल जाएगा कि क्योंकि एक्स एक्सिस में हीट दिया हुआ है, एक तरह से तो हीट दिया ही हुआ है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वो भी दिया हुआ है, वाई एक्सिस में टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वाई एक्सिस से पता चल जाएगा। तो Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी हम यूज कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्यों एम एल का यूज नहीं कर सकते हैं? Q इक्वल्स टू एम एल इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एम का भी नहीं पता, एल का भी नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे एम? तो कोई एक अननोन वैल्यू हो तभी हम इक्वेशन को यूज करेंगे ना। तो Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी में Q का वैल्यू एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, C का वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है, M का वैल्यू तो हमें पता करना है। एक अननोन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा टी भी वाई एक्सिस में दिया हुआ है, तो हम ऑब्वियसली सीएम डेल्टा टी का यूज करेंगे। लेकिन हमारे ग्राफ में ए बी रीजन में भी हम सीएम डेल्टा टी का यूज कर सकते हैं, सी डी रीजन में भी सीएम डेल्टा टी का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें डी का फाइनल वैल्यू पता है? ग्राफ से नहीं पता है, नहीं पता है, क्योंकि यहां पर हो सकता है ये डी और ऊपर जाए, ग्राफ इनकम्प्लीट हो, इसलिए हम सी डी रीजन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ए बी रीजन पूरी तरह से कंप्लीट है कि ए से स्टार्ट हुआ, बी पर एंड हो गया वो रीजन, उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल बन गया, तो वी आर वेरी श्योर एनफ कि ए बी रीजन इज कंप्लीट रीजन, कंप्लीटली शोन ऑन द ग्राफ। तो इसलिए हम ए बी रीजन का यूज करेंगे, वहां सी एम डेल्टा टी का यूज करेंगे, और उसी का यूज करके हम एम को निकालेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इन सॉल्यूशन लिखते हैं, इन द रीजन ए बी, ए बी के रीजन में हमारा डेल्टा टी क्या है? सिर्फ हम ए बी का बात कर रहे हैं। ए बी के रीजन में डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है, डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस से ए स्टार्ट हुआ, ए पर स्टार्ट हुआ, और बी पर एंड हुआ कितना टेम्परेचर से? 80 डिग्री सेल्सियस से। तो 80 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 80 केल्विन बोल सकते हैं। क्यों हम डेल्टा टी को हम केल्विन में या डिग्री सेल्सियस सेम ले सकते हैं? ये मैंने लेक्चर 13 में बोल दिया है, बहुत ज्यादा समय लेकर एक्सप्लेन किया हूँ, और लेक्चर 14 में भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स किया हूँ, उसमें भी इस तरह से हम यूज किए हैं। इस पर कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता कि अब होगा। डेल्टा टी पता चल गया, सी का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है सब्सटेंस का, तो उसको तो हम यूज डायरेक्टली करेंगे, सी का वैल्यू यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। अच्छा, क्यू भी दिया हुआ है, ए बी रीजन में क्यू देखो, ए बी रीजन में हीट को देखो, ए में 0 जूल्स, बी में कितना? ये 800 जूल्स है ना, दैट मीन्स 800 माइनस 0 जूल्स इज द हीट विच इज 800 जूल्स। ठीक है, तो क्यू पता है, अब एम अननोन है। अब किसी का हिम्मत है तुमको एम निकालने निकालने से रोकने के लिए? कोई नहीं रोक सकता। तो एम को सब्जेक्ट बनाओ, ये हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, एम इज सब्जेक्ट, तो ये सिंपल है। तो क्यू का वैल्यू है 800, सी का वैल्यू है 500। देख लो यूनिट सब सेम है ना, केजी जूल ये सब भी जूल में है। ठीक है, अच्छा, डेल्टा टी का वैल्यू है 80। अब देखो ये काटो, 8 10 80, ये हमारा क्या आ गया चिल्ड्रन? ऊपर में 10, ये तो 1/50 आ गया, यानी 0.02। 0.02 यूनिट क्या होगा मास का? ग्राम या केजी? देखो हमने यहाँ पे जूल पर केजी लिया था सी का वैल्यू, तो ये केजी में आएगा मास। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन। बना लोगे ना, कुछ नहीं है, एग्जाम में ऐसा आएगा, कितना सिंपल ग्राफ से इंफॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे, हम बना लेंगे। अब बोल रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस। अब क्या बोल रहा है चिल्ड्रन? अब पार्ट 2 में ये नंबर 1 था, नंबर 1 बन गया। अब नंबर 2 में हमें निकालना क्या है चिल्ड्रन? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस, एल निकालना है। एल निकालने के लिए तो एम एल का यूज करना पड़ेगा, क्यू इक्वल्स टू एम एल। एम एल का यूज हम ए बी रीजन में नहीं कर सकते, सी डी रीजन में नहीं कर सकते, क्योंकि एम एल का यूज हम वहीं पे कर सकते हैं जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ये चीज दिमाग में घुसा लो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल पोर्शन में एम एल का यूज करेंगे,
और जहां हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन है, वहां सीएम डेल्टा टी का यूज करेंगे। तो एम एल एल निकालना है, इसका मतलब हमें एम एल का यूज करना है, और वो कहाँ पे, बीसी रीजन में करना है। ये चीज तो क्लियर हो गया। तो बीसी रीजन का यूज करेंगे, और इस ग्राफ में बीसी के अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल रीजन है भी नहीं। तो इन द रीजन बीसी, मास ऑफ द सब्सटेंस तो हमने हमने ऑलरेडी निकाल दिया। ये तो हमने निकाल लिया, मास थोड़ी चेंज होगा सब्सटेंस का। मास मेल्ट कर रहा हूँ उसको, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ी वो उसका मास चेंज होगा, मास विल रिमेन सेम। मास हमने निकाल लिया। क्यू हमें पता है, कैसे पता, एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। बीसी रीजन का क्यू देखो, तो बी पर 800 जूल्स, सी पर 1600 जूल्स। तो क्यू क्या हो गया, 1600 माइनस 800 जूल्स। क्यू हीट निकल गया, ये भी 800 जूल्स हो गया क्यू का वैल्यू। ठीक है, और हमें एल तो नहीं पता, एल ही हमें निकालना है। ठीक है, तो एमएल का यूज करेंगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। क्यू इक्वल्स टू एम एल, 800 है हमारा क्यू, मास है 0.02, एल हमें निकालना है 800 डिवाइडेड बाई 0.02। तो डेसिमल को हटाओ, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो 40000, 40,000 जूल्स पर केजी आ जाएगा। यूनिट ऑफ एल क्या हो गया, जूल पर केजी। ध्यान देना, हमने यूनिट ऑफ मास केजी में लिया है, इसलिए जूल पर ग्राम नहीं आएगा, जूल पर केजी आएगा। बल्ले बल्ले, बन गया क्वेश्चन। अब चलते हैं बोर्ड का वो क्वेश्चन को करते हैं, बोर्ड के इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बोर्ड के इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन को देखो, काफी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ कूलिंग कर्व है, तो सर अपने अभी तक तो अपने हीटिंग किया, कूलिंग क्या अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। कूलिंग कर्व भी बिल्कुल वैसा ही है, हीटिंग कर्व के जैसा, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। तो डायग्राम शोज कूलिंग कर्व ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमें ये सब्सटेंस का पता नहीं है, सब्सटेंस गैस है कि लिक्विड है या सॉलिड है, आगे पढ़ने से पता चलेगा। लिखा हुआ है, स्टेट द टेम्परेचर्स एट विच दिस सब्सटेंस कंडेंसेस एंड सॉलिडिफाइज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये सब्सटेंस पहले कंडेंस होता है, कंडेंसेशन होता है सब्सटेंस का, वो किस टेम्परेचर पर होगा वो बताओ। दूसरा, वो सॉलिडिफाई हो रहा है, वो किस टेम्परेचर पर सॉलिड हो रहा है, मतलब कि फ्रीज कर रहा है, वो बताओ। दो अलग अलग टेम्परेचर, देखो दोनों ही स्टेट चेंज है। कंडेंसेस का मतलब ही है कि चेंज ऑफ अ गैस टू लिक्विड। हेलो, कंडेंसेशन का मतलब सब जानते हो ना, जब गैस ठंडा करते करते लिक्विड में चेंज हो जाता है, कोई भी गैस जब लिक्विड में चेंज हो, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये स्टेट चेंज है। तो इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस जो है वो जरूर गैसियस स्टेट में है। ये हमने पता कर लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में था, वो क्वेश्चन में दिया भी हुआ था। पिछले उसके पिछले क्वेश्चन में भी आइस दिया हुआ था, वो सॉलिड स्टेट में था, ऑब्वियसली आइस सॉलिड होता है। इस केस में सब्सटेंस किस स्टेट में वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बुद्धि से और कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने पता कर लिया कि ये गैस है। वो गैस पहले लिक्विड में चेंज हुआ, यानी कंडेंस हुआ, यानी स्टेट चेंज हुआ। तो स्टेट चेंज हुआ किस टेम्परेचर में, उसके बाद लिक्विड में चेंज करने के बाद कुछ देर बाद जब उसको और कूल किया, ये कूलिंग कर्व है, उसको और कूल किया, तो वो जो लिक्विड था वो लिक्विड फिर सॉलिड में चेंज हो गया, सॉलिडिफिकेशन हुआ, सॉलिडिफाइज लिखा हुआ है। यानी फिर से ये लिक्विड अब सॉलिड में चेंज हुआ, तो दो बार स्टेट चेंज हुआ, यानी दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देखना है। मैंने अभी अभी चिल्ला चिल्ला कर कितना बार बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ही है स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वहां, स्टेट चेंज होगा, यानी एम एल का यूज करते हैं। तो तुम्हें सिंपली पता करना है कि हमारे ग्राफ में कहाँ कहाँ दो बार हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वहां का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर हमें बताना है। तो वेरी सिंपल, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ये डॉटेड लाइंस आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये सिर्फ इस वैल्यू कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को शो कर रहा है वो दिखाने के लिए। जो सॉलिड लाइन है ग्राफ का, ये लाइन, यही सिर्फ ग्राफ का लाइन है, समझ में आ रहा है ना। तो ग्राफ में दो बार हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये और एक ये। तो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऑब्वियसली कंडेंसेशन को शो कर रहा है। तो कंडेंसेशन कितने टेम्परेचर पर हो रहा है तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस। सॉलिडिफिकेशन इस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सॉलिडिफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है, वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर लिखो फटाफट। द सब्सटेंस कंडेंसेस एट, द सब्सटेंस condenses at 150
यूनिट डिग्री सेल्सियस में है, हाँ, केल्विन में तो नहीं है, वो देख लेना। जो भी यूनिट है वो करेक्ट यूनिट को लिखना, डिग्री सेल्सियस। द सब्सटेंस सॉलिडिफाइज एट, सॉलिडिफाइज एट कितना, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन सॉलिड स्टेट, वो क्या टेम्परेचर का रेंज है जहां वो लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, यानी गैस से लिक्विड बना, और ये जो लिक्विड से वो लिक्विड ही था, कितने दौर, कितने टेम्परेचर तक वो लिक्विड ही था, क्योंकि बाद में तो वो सॉलिड बन गया। तो वो कब, कितने टेम्परेचर रेंज में वो लिक्विड था। तो मतलब कि स्टेट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो लिक्विड ही था, कितने समय, कितने टेम्परेचर रेंज तक, मतलब कि स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो क्या, कौन से रीजन को हम देखेंगे, क्या हम हॉरिजॉन्टल रीजन को देखेंगे? नहीं, हॉरिजॉन्टल रीजन में तो स्टेट चेंज की बात करेगा। यहाँ तो बोल रहा है कि स्टेट चेंज नहीं, वो किस टेम्परेचर रेंज में वो लिक्विड ही था, शुरू में भी लिक्विड था, और टेम्परेचर चेंज होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इस केस में डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद भी वो लिक्विड था। तो देखो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करो। यहाँ जो, इसको अगर हम पॉइंट ए बुलाऊं, पॉइंट बी बुलाऊं, मुझे समझाने में इजी होगा। पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, 5 पॉइंट्स का नाम मैंने दे दिया। ए बी को रीजन को देखो, तो ए में तो वो गैस था, गैस धीरे 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 जब पॉइंट बी पर आया, वो पूरी तरह से लिक्विड बन गया, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा था ना। कंडेंसेशन का मतलब गैस को लिक्विड में चेंज करो। तो ए से बी कंडेंसेशन शो किया, मतलब बी पॉइंट पर अब वो लिक्विड बन गया। बी से सी तक वो पूरी तरह से लिक्विड था इस दौरान, बी से सी पूरी तरह से लिक्विड था, क्योंकि सी पर वो सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, सी डी रीजन सॉलिडिफिकेशन को शो कर रहा है। तो सी से वो सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, कुछ पार्ट सॉलिड बन गया, और डी पर आते आते पूरा सॉलिड बन गया। और डी से ई क्या शो कर रहा है कि उस सॉलिड का टेम्परेचर को हम फिर कम कर रहे हैं। तो यहां पर डी से ई वो सॉलिड है पूरी तरह से, डी से ई सॉलिड है। तो यहां पर पूछ रहा है टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज लिक्विड, इज इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में वो बी से सी था, मतलब वन, बी में 150 डिग्री सेल्सियस और सी पर 60 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा टेम्परेचर, वो 150 माइनस 60 डिग्री सेल्सियस। तो द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन liquid state is 150 minus 60 degree Celsius, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता, द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन सॉलिड स्टेट, यहाँ लिक्विड ना होकर अगर सॉलिड होता चल रहा है, तो सॉलिड स्टेट मैंने अभी भी बताया कि डी पर तो वो पूरी तरह से सॉलिड बन गया, ई पर भी अभी सॉलिड है। तो इस केस में ई के बाद फिर क्या होगा वो नहीं शो किया गया। अगर मानते हैं कि ई तक वो सॉलिड है इस केस में, तो 60 से 10 दिखाना है, मतलब 60 - 10। लेकिन इस केस में हमें ये पता नहीं है कि ग्राफ यहीं पे वाकई एंड हो गया कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ये आगे भी ग्राफ नीचे गिरे, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि ये सॉलिड कब तक रहेगा। लेकिन ये लिक्विड कितने टेम्परेचर रेंज में था वो बताना ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। इसीलिए ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यस, 150 माइनस 60 यानी 90 डिग्री सेल्सियस रेंज के दौरान वो लिक्विड था। ठीक है। अच्छा, वाई डू वी प्रेफर, ये लिखना जरूर, डायरेक्ट 90 मत लिखना, 150 टू 60 डिग्री सेल्सियस इसको जरूर लिखना, क्योंकि रेंज का मतलब डिफरेंस नहीं बोलता है, रेंज का मतलब इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर वो लिखना है। इसलिए ये ऐसा लिखना, द रेंज इज 150 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, ये जरूर लिखना स्टेटमेंट। वो जरूर लिख सकते हो विच इज 90 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट ये डेल्टा टी यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें पूछा ही नहीं है कि टेम्परेचर चेंज किया, वो रेंज पूछा है। रेंज का मतलब इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, बस इतना ही लिखना, 150 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। यस, दिस इज इट। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज आस्किंग व्हाई डू वी प्रेफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। अब देखो, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये रीजन बेस्ड, तो मैंने बोला है कि गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता ही है। अब उसी तरह के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो
बहुत पूछता है। ये तो एक ही क्वेश्चन ऐसा है ना, इस तरह के 4-5 स्टेटमेंट्स हैं। अगर स्पेसिमेन पेपर में एक दिया हुआ है तो डेफिनेटली बोर्ड्स में भी आएगा, आएगा ही आएगा। अब वही गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस है जो आ सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम जो दूसरे वाले हैं उसको करते हैं और इसको भी करेंगे। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ निकाल के रखा, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वाटर इज एन इफेक्टिव कूलेंट, ये गिव रीजन। तो अभी हम आज हम कई सारे गिव रीजन क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मुझे लगता है तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, गिव रीजन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, गिव रीजन व्हाई वाटर इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट। तो मैं इसको समझाऊंगा। फिर आ सकते हैं, गिव रीजन व्हाई हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेंटेशन। फॉर्मेंटेशन का मतलब सेंक देना, जब हम कभी चोट लगता है तो हम गर्म पानी का सेंक लेते हैं तो उसे फॉर्मेंटेशन बोलते हैं। तो हॉट वाटर बॉटल का यूज क्यों करते हैं। स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, व्हाई, गिव रीजन। ड्रिंक्स गेट मोर drinks get cooled more quickly by adding pieces of ice than ice cold water। यही क्वेश्चन मोटा मोटी वहां पर भी स्पेसिमेन पेपर में पूछा है कि आइस कोल्ड वाटर से आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों है किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए, है ना। ड्रिंक्स गेट कूल्ड मोर क्विकली बाय एडिंग आइस इंस्टेड ऑफ आइस कोल्ड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्यों। तो पूछा है ना। फिर यहाँ पूछा है, इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म दैन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म, क्यों। उसके बाद कैलोरीमीटर को हम देखेंगे। और एक रीजनिंग बेस्ड ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, द वेसल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट इज मेड ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर, क्यों। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे, और कुछ भी आ जाए ना इन सब से या इससे मिलता जुलता, तुम बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अब देखो, वाटर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे, वाटर आइस रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, तो तुम्हें ये वैल्यूज पता होना चाहिए, ये फैक्ट पता होना चाहिए कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, सी का वैल्यू वाटर का, वो बहुत ज्यादा होता है, 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन, या फिर पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। इसका मतलब ही क्या है कि 1 केजी, 1 केजी ऑफ वाटर विल टेक 4200 जूल्स ऑफ हीट। लेकिन इतना हीट लेने के बाद भी इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय जस्ट 1 केल्विन। 1 केल्विन राइज उसका इंक्रीज होगा, या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीज होगा। सिर्फ 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर विल हैपन, 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर विल हैपन। मात्र अगर मान लो कि 20 केल्विन था, सिर्फ 21 केल्विन बनेगा, 1 केल्विन राइज हो गया। और एक 1 केजी ऑफ वाटर विल टेक, लेकिन उसने हीट कितना लिया, इतना ही कम टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ, लेकिन हीट कितना ले लिया, हीट मामूली सा हीट नहीं लिया, उसने काफी सारा हीट लिया, 4200 जूल्स। मतलब कि बहुत हीट वो ले लेगा सराउंडिंग से, या अपने आसपास जो भी है उस बॉडी से, वो हीट बहुत ज्यादा ले लेगा, दूसरे बॉडी को ठंडा बहुत कर देगा, बहुत ज्यादा हीट वहां से ले लेगा, लेकिन खुद का टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज करेगा। ये वाटर का एक खास बात है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को दिमाग में बहुत अच्छे से घुसा लो कि वाटर का ये गुण है कि वो अपना टेम्परेचर को बहुत कम राइज करता है, खुद बहुत गर्म कम होगा, अपना अपना टेम्परेचर बहुत कम राइज करेगा, लेकिन हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग से। इसका उल्टा भी हम सोच सकते हैं, अगर फॉल इन टेम्परेचर के टर्म्स में ही बोलेंगे तो भी वैलिड है, कि अगर वाटर हीट लूज कर रहा है तो 4200 ऑफ हीट को वो लूज कर देगा। every 1 kg of water, 1 kg, every 1 kg of water will lose so much amount of heat, 4200 joules of heat। लेकिन इतना हीट लूज करने के बाद भी उसका जो टेम्परेचर फॉल होगा वो बस 1 केल्विन का फॉल होगा। पहले 20 केल्विन था, अभी बस 19 केल्विन हो जाएगा, सिर्फ 1 केल्विन का फॉल हुआ, 1 केल्विन का फॉल। लेकिन हीट उसने कितना दे दिया सराउंडिंग्स को, 4200 जूल्स। तो सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा हीट अब ले लिया उससे। तो दोनों तरह से सोच सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन जब पूछ रहा है वाटर इज यूज्ड एज इफेक्टिव कूलेंट, कूलेंट का मतलब ही है कि वो किसी दूसरे चीज को ठंडा कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरे चीज से हीट को ले रहा है। तो क्यों बहुत अच्छा कूलेंट है, क्यों हम कोई दूसरा लिक्विड नहीं लेते, क्योंकि यही रीजन है कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि वो बहुत ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने सराउंडिंग से, लेकिन खुद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं करता है।
लेकिन दूसरे चीजों से बहुत हीट ले लेता है, इस वजह से बहुत अच्छा कूलेंट है, उस दूसरे सब्सटेंसेस को, अपने आसपास के सब्सटेंसेस को बहुत ही इफेक्टिवली कूल करता है. That is written. Let us see what is written over here and what you have to write in exam. By allowing water to flow in pipes through the heated parts of a machine, है ना, कार के मशीन्स में हम कार के इंजन को ठंडा करने के लिए पाइप से वाटर को फ्लो करते हैं कूलेंट के तौर पर. If allowing by allowing water to flow in pipes around heated parts of a machine, heat energy from such parts is removed. कौन रिमूव करेगा? ये वाटर. वाटर इन पाइप्स कैन एक्सट्रैक्ट, मैंने अभी भी बताया, वो ये जो वाटर है वो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा. वाटर इन पाइप्स कैन एक्सट्रैक्ट मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स विदाउट मच राइज इन इट्स टेम्परेचर. अपना खुद का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये जरूर लिखना है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. दिस इज वाई रेडिएटर्स इन कार्स एंड जनरेटर्स आर फिल्ड विथ वाटर. समझ में आया? आ जाएगा ऐसा कुछ, लिख दोगे एग्जाम में अच्छे से. ये जरूर लिखना कि वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है. सेम रीजन है, उसे हम सेक के लिए क्यों यूज करते हैं? सेक देने के लिए, सेम रीजन है. दिस द रीजन इज दैट वाटर डज नॉट कूल क्विकली. पिछला क्वेश्चन जो था उसमें था कि वाटर बहुत हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अपना टेम्परेचर को बहुत कम इंक्रीज करता है. अब जब हम उसे सेकने के लिए यूज करें, उल्टा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि वो बहुत हीट हमें देता है, 4200 जूल्स ऑफ हीट पर 1 kg ऑफ वाटर वो हमें देगा, लेकिन उसका खुद का टेम्परेचर बहुत कम ही डिक्रीज करेगा, बस 1 केल्विन डिक्रीज करेगा. तो क्या लिखा हुआ है? बहुत इजीली ठंडा नहीं होता, टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे कमता है. द रीजन इज दैट वाटर डज नॉट कूल क्विकली due to its high specific heat capacity. So hot water bottle provides more heat for fermentation over a long period. क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे कम होता है. सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, लेकिन हीट वो बहुत ज्यादा देता रहा हमारा बॉडी को, 4200 जूल्स पर एवरी kg ऑफ वाटर. लेकिन खुद का टेम्परेचर फॉल बहुत कम हो रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे पानी ठंडा हो रहा है और काफी हीट भी मुझे दे रहा है. इसलिए मैं, जब भी मुझे चोट लगता है, मैं गर्म पानी से सेकता हूँ. समझ में आया रीजन? बहुत इजी है. स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल वंस. अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लेटेंट हीट की बात करेंगे. पिछले स्टेटमेंट में कोई भी स्टेट चेंज का जिक्र नहीं था. वाटर गर्म है लेकिन वो लिक्विड है, और हीट लूज करने के बाद भी लिक्विड है. हियर ऑल्सो कूलेंट के तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, वी यूज लिक्विड वाटर एंड आफ्टर एब्सॉर्बिंग हीट ऑल्सो इट इज स्टिल लिक्विड. तो देयर इज नो स्टेट चेंज. बट इन दिस टॉपिक ये गिव रीजन में पूछता है कई बार, माउंटेन्स पूरी एक एक साथ एकदम क्विकली समय से क्यों मेल्ट करता है. तो यहां पर तुम्हें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि आइस का मेल्टिंग की बात की जा रही है. तो पहले तो ये जानना है कि आइस का जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, 336,000 joules per kg. That means every 1 kg of ice will extract this much amount of heat. देख रहे हो कि कितना हीट, 336,000 जूल्स ऑफ हीट वो एक्सट्रैक्ट करेगा सराउंडिंग से, तब ही वो 1 kg ऑफ आइस मेल्ट करेगा. देखो, 1 kg ऑफ, 1 kg आइस थोड़ा सा आइस है, 1 kg आइस बहुत ज्यादा आइस नहीं है. 1 किलो आइस, तुम तो बाजार से आलू खरीदते हो ना, 1 किलो आलू, 1 kg पोटैटो, तो जानती हो 1 किलो कितना होता है. तो वही 1 किलो अगर आइस ले लो, 1 किलोग्राम आइस, वो 1 किलोग्राम आइस मेल्ट करने के लिए पूरी तरह से वो सराउंडिंग से ना 336,000 जूल्स लेगा. सराउंडिंग्स को कितना ज्यादा ठंडा करेगा. तो इतना ज्यादा हीट उसको लेना पड़ेगा सराउंडिंग से. सराउंडिंग्स क्या, कहाँ से इतना हीट देगा? तो सन का हीट है. तो सन से जो हीट है वो एक बार में इतना हीट उसको मिलता नहीं है, धीरे धीरे वो इतना हीट ले रहा है सन से. कि सन का जो हीट है, माउंटेन्स जहां पे है वहां पे बहुत ज्यादा सन का हीट पहुंचता भी नहीं है. तो वो जो सन से हीट लेगा वो धीरे धीरे, इतना हीट उसको लेने के लिए काफी समय लगेगा. 336,000 जूल्स ऑफ हीट सराउंडिंग से लेना बहुत कम समय में वो नहीं ले सकता है. लेगा जरूर, लेकिन काफी समय से लेगा, बहुत स्लोली स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा करके. जब पूरा इतना हीट उसको मिल जाएगा, तब पूरी तरह से वो आइस मेल्ट कर जाएगा. तो ये लेने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए वो धीरे धीरे मेल्ट करता है. यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है. द रीजन इज दैट आइस हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, latent heat of fusion, which is equal to 336,000 joules per kg. This is due to the fact that it changes to water slowly
as it gets heated energy as it gets heat energy from the sun. If latent would energy would have been low, अगर मान लो बहुत ही कम होता, मान लो होता, नेचर ने ऐसा बनाया होता कि 10 जूल्स पर केजी, 1 केजी आइस सिर्फ 10 जूल्स हीट ले लेगा तो मेल्ट कर जाएगा, अगर ऐसा होता, अगर होता, ऐसा है नहीं अगर ऐसा होता तो क्या हो ना, 1 सेकेंड में 1 किलो आइस मेल्ट करता, मतलब 2 किलो आइस मेल्ट करता, इतना फास्ट मेल्टिंग होता, इतना फास्ट मेल्टिंग होता कि तुम सोच नहीं सकते, पूरा फ्लड आ जाता एकदम, तो भयंकर हालत होता. तो इफ लेटेंट हीट वुड हैव बीन लो, ऑल द स्नो वुड हैव मेल्टेड इन अ शॉर्ट टाइम ऑन गेटिंग हीट फ्रॉम द सन एंड देयर वुड हैव बीन फ्लड इन द रिवर्स. थैंक गॉड कि ऐसा नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ड्रिंक्स गेट मोर quick get cooled more quickly by adding pieces of ice than the ice cold water. देखो, आइस कोल्ड वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आइस ज्यादा कूलिंग क्यों देता है? क्योंकि कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो. आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस है, पहले तो वो कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उस ड्रिंक से, जिस ड्रिंक में मैंने आइस को डाला है, और वो पहले वाटर में चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस में, और फिर ये वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस में, वो फिर से कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ताकि अब वो खुद थोड़ा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, मान लो कि 2 डिग्री सेल्सियस बन जाए. तो 2 बार हीट एक्सट्रैक्शन होगा अगर हमने आइस को यूज किया. लेकिन हमने सिर्फ अगर वाटर को यूज किया 0 डिग्री सेल्सियस में, तो एक ही हीट एक्सट्रैक्शन हो रही है, Q2, जिसको मैं Q2 से डिनोट कर रहा हूँ. और ये वाटर अपना टेम्परेचर को इंक्रीज किया हीट को एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड से, उस ड्रिंक से. तो ये जो एडिशनल हीट एक्सट्रैक्शन हुआ ना, Q1, वो आइस है तब कर सकता है. तो ये एडिशनल हीट, हमें पता है कि आइस कितना हीट लेता है वाटर बनने में, 336 जूल्स पर केजी, पर ग्राम. केजी में बोलेंगे तो 336,000 जूल्स पर केजी, ग्राम में बोलेंगे तो 336 जूल्स पर ग्राम, 336 जूल्स पर ग्राम. तो हर 1 ग्राम ऑफ आइस 336 जूल्स देता है. तो ये एडिशनल हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ये आइस ड्रिंक को ठंडा करेगा, इसलिए आइस का यूज करते हैं. वही चीज लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस takes 336 joules of heat from the drink to melt into water at 0 डिग्री सेल्सियस. Thus the drink liberates an additional, वो drink liberate मतलब give out, lose करता है, क्या कितना लूज करता है? ये एडिशनल हीट, 336 joules of heat to 1 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस than to 1 gram of ice cold water at 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये एडिशनल 336 जूल्स वो लूज नहीं करेगा वो ड्रिंक, अगर हमने सिर्फ वाटर का यूज किया. Therefore, cooling produced by 1 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस is much more than 1 gram of water at 0 डिग्री सेल्सियस. यही क्वेश्चन तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में है बच्चा. देखो इधर स्पेसिमेन पेपर पे चलते हैं. Why do we prefer ice to ice cold water for cooling a drink? सेम इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा है, पूछा है. तो आइस क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक? इसको यहाँ, इसी चीज को यहाँ लिखना, एग्जैक्टली द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर. आई होप नो डाउट. स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो अगर नहीं लिखे हो तो. इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म. जब हेल स्टॉर्म मतलब जब बर्फ गिरता है, जब बर्फ गिर रहा है ना, तब ज्यादा ठंडा नहीं लगता है, या जब गिरने के पहले भी ज्यादा ठंडा नहीं लगता. बट व्हेन द हेल स्टॉर्म इज ओवर, नाउ वी फील वेरी कोल्ड, बिकॉज हेलस्टॉर्म के बाद काफी सारे आइस देखोगे जमीन पर गिरा हुआ है. देखे हो कभी हेलस्टॉर्म? बर्फ निकलना नहीं चाहिए हेलस्टॉर्म के समय, क्योंकि बड़े बड़े बहुत ही भारी पत्थर के गोले पड़ते हैं, और सिर पे गिरेगा ना तो सिर तो फट जाएगा. वेरी डेंजरस. यू शुड नॉट गो आउट. ओके, कई बार हम बर्फ कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं. ओके, बर्फ गिरा है सर, भागते हैं, चलिए बर्फ पकड़ते हैं. गर्ल्स आर समटाइम्स मोर एक्साइटेड. नहीं, बॉयज आर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड. फिर गर्ल्स बोलेगी सर आप लोग, आप हमको बोल रहे हैं, गर्ल्स लोग बॉयज को नहीं बोल रहे. बॉयज भी करते हैं, हाँ बॉयज भी करते हैं. ओके, बॉयज एंड गर्ल्स डोंट डू दिस नाउ. तो देखना हेल स्टॉर्म के बाद ज्यादा ठंडा होता है, बिकॉज ये जो आइस गिरा ना, अभी ये मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट होगा. और जब ये मेल्ट होगा तो इसको हीट चाहिए ना मेल्ट होने के लिए. एवरी 1 gram ऑफ आइस विल टेक 336 जूल्स ऑफ हीट टू मेल्ट. तो ये हीट कहाँ से लेगा? कौन देगा? सराउंडिंग से लेगा, आसपास का एयर में जो हीट है, और वो एयर का हीट को ये लेकर मेल्ट करेगा. तो सराउंडिंग से कुछ ले लो, तो सराउंडिंग्स
से वो चीज कम हो जाएगा, सराउंडिंग से हीट ले ले रहा है ये आइस और मेल्ट हो रहा है, यानी सराउंडिंग्स का हीट कम हो जा रहा है। सराउंडिंग्स कम हो जाएगा तो क्या हमें गर्म लगेगा? ठंडा ही लगेगा ना। वही चीज तो है। द रीजन इज दैट after the hailstorm, ice absorbs the heat energy required for its melting from the surroundings, so the temperature of the surroundings falls further down and we feel more cold. हो गया रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। एक और बाकी है, लेकिन कैलोरीमीटर पर बेस्ड है ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको करेंगे हम कैलोरीमीटर को पढ़ने के बाद। सबसे पहला चीज, कैलोरीमीटर होता क्या है, डेफिनेशन। इसमें ना कुछ क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन ऑफ कैलोरीमीटर एकदम बहुत बार पूछा है। दूसरा पूछता है मटेरियल ऑफ विच कैलोरीमीटर इज मेड ऑफ। मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड पूछता है बहुत बार। तीसरा क्वेश्चन है रीजन फॉर चूजिंग दैट मटेरियल, रीजन फॉर चूजिंग द मटेरियल दैट यू हैव आंसर्ड। दो रीजन, रीजन वन एंड रीजन टू। उसके बाद क्या पूछता है कि यहां पर ये वूल क्यों, कई कई बार पूछा है कि वूल क्यों रखते हैं, क्यों यहां पर वुडन लिड रहता है, क्यों यहां पर थर्मामीटर रहता है, क्यों यहां पर स्टरर रहता है। तो सारे चीजों का हमें एक रीजन होना चाहिए कि रीजन, रीजन या रोल बोल सकते हो, रोल फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ये एक पूछा जा सकता है रोल, कि यहाँ पे वूल का क्या रोल है, इस वुडन जैकेट का क्या रोल है, इस वुडन लिड का क्या रोल है, इस स्टरर का क्या रोल है, थर्मामीटर का क्या रोल है। यही है कैलोरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डेफिनेशन सबसे पहले लिखो, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, तुम लिखो व्हाट इज अ कैलोरीमीटर, डिफाइन अ कैलोरीमीटर लिखोगे। अ कैलोरीमीटर इज अ सिलिंड्रिकल वेसल which is used to measure the amount of heat gained or heat lost by a body when it is mixed with another body। ठीक है, यानी दो बॉडीज को मिक्स कर दिया हमने, लिया हॉट वाटर, हॉट और कोल्ड वाटर दोनों को मिक्स किया, तो हॉट वाटर ने कितना हीट लूज किया, कोल्ड वाटर ने कितना हीट गेन किया, उसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस। दिस इज सिंपली अ वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल फॉर दिस पर्पस। ये तो हो गया। अब मटेरियल, मटेरियल यहां पे पूछा, इट इज मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर, सिर्फ कॉपर मत लिखना, थिन शीट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इसका भी कर लिया। अब रीजन, रीजन क्यों कॉपर, अंडरलाइन करो, दो रीजन है, मैंने बोला 2 मार्क्स का पूछता है रीजन। फर्स्ट रीजन, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो द वेसल सून अक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स। लिख लिया फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन लिख लिया कि कॉपर बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर होता है, इसीलिए क्या करता है ना, जो भी सब्सटेंस हमने इसमें डाला उसका टेम्परेचर को वो तुरंत अक्वायर कर लेता है। मान लो उसमें हमने टेम्परेचर डाला, जिस उसमें लिक्विड डाला जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, द कैलोरीमीटर विल आल्सो इमीडिएटली अक्वायर द सेम टेम्परेचर विदाउट टेकिंग मच हीट फ्रॉम द सब्सटेंस, तो वो भी 20 डिग्री सेल्सियस अक्वायर कर लेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, सो द वेसल मींस कॉपर वेसल सून अक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स। सेकेंड रीजन क्या है, कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई मत लिखना, वाटर का होता है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर का बहुत कम होता है। तो कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी वजह से क्या है, सो द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज लो। देखो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, मतलब सी लो है, और ये कॉपर बहुत ही थिन शीट ऑफ कॉपर से बना हुआ है, यानी इसका मास भी कम है। तो अगर सी भी कम है और मास भी लो है, मतलब स्पेसिफिक हीट भी लो है, मास भी लो है, तो सी एम मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था ना, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को सी डैश से डिनोट करते हैं, तो हीट कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बहुत कम है, मास भी बहुत कम है। एज अ रिजल्ट सी डैश विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ सी एंड एम वो भी कम है, तो हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो लो। तो लिखा हुआ है एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज ऑल्सो लो। इसकी वजह से क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय द कैलोरीमीटर फ्रॉम इट्स कंटेंट्स टू अक्वायर द सेम टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स इज वेरी स्मॉल। यानी ये कैलोरीमीटर सेम टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स को अक्वायर करने के लिए बहुत ही नेग्लिजिबल हीट लेगा फ्रॉम द कंटेंट्स, कंटेंट से हीट वो खुद नहीं लेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लेगा, लेकिन बहुत कम लेगा, नेग्लिजिबल हीट लेगा, क्योंकि उसका हीट कैपेसिटी बहुत कम है, मास कम है। एज अ रिजल्ट उसका, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, मास भी कम है, एज अ रिजल्ट हीट कैपेसिटी भी बहुत कम है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम क्यों है, क्योंकि हमने कॉपर को चूज किया। मास कम क्यों है, क्योंकि हमने थिन शीट ऑफ कॉपर चूज किया। तुम्हें पता होगा ना, मास कम करने से
हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास, तो मास कम किया तो हीट कैपेसिटी भी कम हो गया। इसी वजह से हीट कैपेसिटी बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत कम हीट ले रहा है फ्रॉम द कंटेंट्स। ये हो गया दो रीजन। अब है डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं उसके रोल। अब देखो, जो हीट लॉस है वो हम नहीं चाहते हैं कि सराउंडिंग्स में हो। हमने जो यहाँ लिक्विड डाला, जो भी लिक्विड मिक्स किया, हॉट लिक्विड कोल्ड लिक्विड, वो उसका हीट एक्सचेंज आपस में होना चाहिए। द हीट शुड नॉट बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग, या बाहर एयर है वहां पर हीट नहीं जाना चाहिए। तो हीट लॉस कैन बी प्रिवेंटेड बाय दीज मैकेनिज्म्स, वूल, वुडन जैकेट। अच्छा, हीट लॉस हो कैसे सकता है? तीन प्रोसेस से: रेडिएशन, conduction and convection. Conduction, convection, radiation. In lower classes you have studied the transfer of heat can occur by these three ways. तो हमें इन तीनों चीजों को रोकना है, पूरी तरह से नहीं रोक सकते, बट हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। द आउटर एंड इनर surfaces of the vessel is vessel are polished so as to reduce the loss of heat by radiation. तो पूछेगा how would you reduce the heat for by radiation? लिखना, ये जो इनर वॉल है वेसल का, आउटर वॉल है वेसल का, उसको हम पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने से क्या होगा कि हीट अगर बाहर जाना चाह रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रहेगा, और बाहर का कुछ हीट अगर अंदर आना चाहता है तो वो भी रिफ्लेक्ट करके बाहर ही रहेगा। शाइनी एंड पॉलिश्ड सब्सटेंसेस नॉट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट हीट, याद रखना, इसलिए हीट का भी रिफ्लेक्शन होता है, एनर्जी का। तो यहाँ पर पॉलिश इसलिए करते हैं, रेडिएशन को तो कम कर दिया। अब हमें कंडक्शन को कम करना है, कैसे करेंगे? फॉर इंसुलेशन इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ वुडन जैकेट, ये वुड के अंदर रखते हैं। द स्पेस बिटवीन द कैलोरीमीटर एंड द जैकेट इज फिल्ड विद सम पुअर कंडक्टर लाइक वूल और कॉटन। यहाँ वूल या कॉटन डाल देते हैं बीच में, वुडन जैकेट और कैलोरीमीटर के बीच में, टू अवॉइड द हीट लॉस बाय कंडक्शन, ताकि हीट लॉस कंडक्शन से ना हो। बैड कंडक्टर बीच में रख देंगे तो कंडक्शन से हीट बाहर लॉस नहीं होगा। इट इज कवर्ड विथ वुडन लीड। अब लीड का क्या काम है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो वूल कॉटन का यहाँ लिख दिया है, जैकेट का भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, लिख सकते हो, एग्जाम में आएगा तो। अब यहाँ पे ढकते क्यों है वुडन लीड से? इट इज कवर्ड विथ वुडन लीड टू अवॉइड द हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। ये ऊपर में एयर है तो कन्वेक्शन से हीट लॉस ना हो जाए, इसलिए ऊपर में हम वुडन लीड से कवर कर लेते हैं। बट द लीड हैज टू होल्स, वन होल इज फॉर द स्टरर। स्टरर का क्या काम है? टू मिक्स द कंटेंट्स प्रॉपरली। कोई पूछे क्या काम है स्टरर का भाई? टू मिक्स द कंटेंट्स प्रॉपरली, और स्टरर को डालने के लिए एक होल है। दूसरा होल क्यों है? फॉर द अदर वन फॉर द थर्मामीटर। क्या काम है थर्मामीटर का? टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि बिना टेम्परेचर के मेजर करने करेंगे तो हम कैसे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कैसे यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज करने के लिए हमें डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, पता होना चाहिए। वही चेंज इन टेम्परेचर को पता करने के लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये चीज क्लियर हो गया ना, क्या क्या क्वेश्चन आएगा कैलोरीमीटर से, लिख सकते हो। इसके साथ साथ कैलोरीमीटर पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकता है कि द वेसल यूज्ड फॉर कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर। क्यों? तो मैंने अभी भी बोला कि थिन शीट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मास कम हो जाए उसका, उससे फायदा क्या होगा? हीट कैपेसिटी कम हो जाएगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कॉपर का ऐसे ही कम है। द रीजन इज दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज लो, वो तो कम है ही। एंड बाय मेकिंग द वेसल थिन, मतलब बहुत थिन शीट, its mass also becomes less and hence its heat capacity also becomes low. इससे फायदा ये होगा कि it takes negligible amount of heat from the contents to attain the temperature of the contents. Very important. कैलोरीमीटर हम यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं। मैंने एक पोल्स कंडक्ट किया था, वो कि तुम लोग से कम्युनिटी टैब पर पूछा था कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। तो उस पोल्स में तो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वोट किया, कुछ बच्चों ने, तो बहुत सारे बच्चों ने लाइट को वोट किया, बहुत सारे बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को किया, बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किया, बहुत सारे बच्चों ने साउंड को भी किया, और बहुत सारे बच्चों ने तो किया कि सर अब कोर्स को बंद ही कर दीजिए। तो वो बहुत, उनका वोटिंग कम था। कुछ बच्चे हैं ना, नहीं सर पढ़ना नहीं आपसे, हम इतना पढ़ा रहे हैं ऐसे ही, इतना फिजिक्स इतना टफ है, इधर से ट्यूशन है, इधर पढ़ाई है, इधर उधर, फिर आप ये सब लेक्चर डाल रहे हैं, कितने दिमाग का दही बन गया है सर, बंद कीजिए इस लेक्चर। तो वैसे भी है कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि वीडियो मत, अगर भाई उनको मैं बोल रहा हूँ कि यू डोंट वॉच द वीडियोस देन, लेकिन एग्जाम सामने है तो तुम्हें जितना रिविजन करोगे उतना ही अच्छा है। तो एनीवे, उस पोल्स में जो मैक्सिमम वोट आया है वो
करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, मुझे लगता है, मैं फिर से देख लूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अब उन बच्चों को मुझसे नाराज मत हो जाना, सर मैंने तो लाइट को वोट किया था, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं लाइट भी करूंगा, घबराओ मत। अब करंट का वोटिंग ज्यादा है तो मैं उससे स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन लाइट भी करूंगा, सारे चैप्टर्स को करूंगा। कोई नाराज मत हो जाना कि सर मैंने तो उसको इस चैप्टर को वोट किया था, आप मेरी बात नहीं सुने, आपने उसका दूसरे स्टूडेंट्स का बात सुन लिया। ऐसा नहीं है, मैं सबका सब बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर करेंगे। और मैं तभी स्पीड भी पकड़ लिया हूँ, देखो ना, तबीयत भी खराब है फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अब करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करता हूँ, क्योंकि वोटिंग इस पर सबसे हाईएस्ट है। फिर मैं आगे करूंगा। सब लोग बने रहना, चैनल को सपोर्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू।